हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर सोशलिज्म, जिसको हम लोग साम्यवाद और समाजवाद अक्सर समझ बैठते हैं। असल में ये सोशलिज्म समाजवाद है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके इसकी रीच को बढ़ाएं और अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं और जो सच्चाई हो वही बताएं। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में, यानी समाजवाद के बारे में। सबसे पहले समाजवाद क्या है ये समझ लेते हैं। समाजवाद एक फिलॉसफी है। असल में ये एक आइडियोलॉजी है जो जनरली यूरोप में कैपिटलिज्म के विरोध में उतरी। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि इट वाज एन एंटीथेसिस। तो अगर हमें सोशलिज्म समझना है तो उससे पहले थोड़ा सा पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म समझना होगा। कैपिटलिज्म रियल में हमेशा से ये भी जब दुनिया बिल्कुल किसी तरह से एक गिल्ड और स्टेट सिस्टम आ रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म आ गया था। लेकिन असल में कैपिटलिज्म जो आया है वो आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में। 18वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने उफान पर पहुंचा तो इंग्लैंड में दो नए क्लासेस पैदा हुए जो पहले के लैंडलॉर्ड और टेनेंट से अलग थे, यानी किसानों से और जमींदारों से अलग थे। ये दो नए क्लासेस थे। इनका नाम था मजदूर और मालिक, यानी जिनको वहां एक टर्म दिया गया यूरोप में, प्रोलेटेरियट्स। एंड प्रोलेटेरियट्स मतलब मजदूर, और दूसरे थे जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी थे, यानी कि बर्जुआज। अब इन पे बात, लेकिन सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म से कैसे डिफरेंट है और ये क्यों डेवलप हुआ कैपिटलिज्म से, ये समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। कैपिटलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एक इंडिविजुअल अपने स्किल, अपने नॉलेज और अपने कैपिटल के हिसाब से जो पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है या फैक्ट्रीज और में मैन्युफैक्चर करता है सामान, उसको बेचकर जो कमाता है वो कैपिटलिज्म। यानी कैपिटलिज्म में आप समझ गए जो मेन हिस्सा है वो ये है कि मार्केट यानी आर्थिक तौर पर पूरी तरह से लिबरल होगा, यानी इकोनॉमिकली कंप्लीट लिबरल, और मार्केट में इंडिविजुअलिज्म या कहिए कि समाज में भी एक तरह की इंडिविजुअलिज्म कैपिटलिज्म फैलाता है, जिसमें प्रॉफिट मोटिव और इंडिविजुअलिटी को ज्यादा से ज्यादा दे। लेकिन सोशलिज्म नाम से ही जाहिर है कि एक सोशल वर्ड से आया, जो सोशियर, जो लैटिन वर्ड है अपने बेसिक में, अपने बेस में, और इसमें जो इसका मतलब है वो दो है, टू कंबाइन एंड टू शेयर, यानी कि कंबाइन करके रखना और शेयर करके करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी इसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं है, इसमें सोशलिज्म है, समाज है, सोसाइटी की बात है। तो अब हम उसकी कुछ चीजें, और सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूं सोशलिज्म की कि आपको समझने में, उनको अक्सर चीजों को एक्सप्लेन करना आसान होता है, डिफाइन करना मुश्किल होता है। और सोशलिज्म के बारे में तो सीएम जोड ने कहा था कि इसकी एक ऐसी टोपी है जिसको सारे कंट्रीज ने और सारे लोगों ने और सारी सरकारों ने अपने अपने तरीके से पहना है। सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट सपोज पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बस इसमें अगर कैपिटलिज्म को समझना है तो पब्लिक की जगह प्राइवेट ओनरशिप लगा देना है। ठीक है, अब आइए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने उफान पर आया, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, जो सोशलिज्म जिन्होंने अपना उसमें पूंजी लगाई थी, कैपिटल लगाया था, और ज्यादा से ज्यादा लोग भयानक गरीब हो गए। इंग्लैंड ने वो गरीबी देखी, वो गुर्बत देखी, इस तरह के प्रॉब्लम्स और इस तरह के सामाजिक अत्याचार देखे, और सामाजिक अत्याचार का सिस्टम बन जाना देखा जिसमें लोग 18-18 घंटे काम करते थे। 14-15 घंटे तो आम बात थी, वो फैक्ट्री लॉस के बाद आकर वो खत्म हुआ। सोशलिज्म इसी का एंटीथेसिस था। सोशलिज्म के बारे में आपको कुछ बातों बता दूं कि सोशलिज्म हमेशा से इतना साइंटिफिक नहीं था कि वो इन ग्राउंड्स पे, उसमें एक रहम, एक काइंडनेस, एक दयालुता वाली बात थी कि हमें मजदूरों के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा इथिक्स है, ऐसा ईसाई समाजवाद में पैदा हुआ। लेकिन मसला कुछ और था। बात हो रही थी एक सॉलिड ग्राउंड पर, तो सोशलिज्म एक सॉलिड ग्राउंड के लिए आ रहा था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस मेहनत को देखते हुए, हमारी कोशिश को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। खैर, अब हम आते हैं, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, ये सोशलिज्म एंटी कैपिटलिज्म है, और दूसरा, ये बिल्कुल ओपन मार्केट और लिबरलिज्म, जो आर्थिक तौर पर लिबरलिज्म, उसके खिलाफ है, और ये बात करता है डेमोक्रेसी की। यानी सोशलिज्म में सारी चीज पर ध्यान रखिए, स्टेट कंट्रोल होता है, और स्टेट जो है वो प्रोलेटेरियट्स की होती है, यानी जो 95% आबादी है देश की, यानी जो मजदूर हैं उनकी है, जो किसान है उनकी है। तो ये उसकी बेसिक है। अब मैं आपको कुछ चीजों में डिटेल में बताता हूं जो आपको सुनने में, जानने में मजा भी आएगा और आपको जानना चाहिए। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए, उन हर लोगों के लिए जो आज की दुनिया को समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में मिला जुला कर, घुमा फिरा कर सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, यही तीनों चल रहे हैं। बाकी सब कुछ जो मार्केट इकोनॉमी आप देखते हैं वो इसी से चारों तरफ चल रही है। अब मैं आपको कुछ और डिटेल्स दे दूं इसके, जो बहुत जरूरी है। पब्लिक ओनरशिप मैंने आपको बता दी। इसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं आपको बता दूं सोशलिज्म के। पब्लिक ओनरशिप,
पब्लिक मतलब इसके जो मालिक है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो मालिकाना हक है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा बल्कि समाज का होगा। दूसरा है कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन। तय है कि जहां इंडिविजुअलिज्म नहीं है तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा, जब कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो कोऑपरेशन होगा, तो कम्युनिटी की भावना होती है। तीसरा है इक्वालिटी फॉर एवरीवन, सबके लिए समानता, सर्वस्व समानता, यानी कोई मालिक नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा, कोई जाति भेद नहीं होगा, कोई लिंग भेद नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब लोग ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ईच अकॉर्डिंग टू हिज डीड, यही काम चलेगा। नो कंपटीशन, किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं होगी। सोशल क्लास बेस्ड ऑन एजालिटेरियन सोसाइटी, यानी एजालिटेरियन में तो समता मूलक समाज होगा, सब लोग बराबर होंगे। ये इसकी पहली म्यार जो कैपिटलिज्म में नहीं थी। कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया प्रॉफिट मोटिव है, जब प्रॉफिट मोटिव होगा तो एक आदमी ज्यादा कमाएगा और कई लोग उसके सबऑर्डिनेट्स होकर, मजदूर होकर काम करेंगे। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, या जिसको आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, पूरी तरह से सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे इकोनॉमी सेंट्रलाइज है, वो कहता ही है कि वो स्टेट की, समाज की बात है तो समाज को रिप्रेजेंट स्टेट करता है, यानी कि इस तरह की थ्योरी में जिसका कम्युनिज्म विरोध करेगा बाद में। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, जो मैंने आपको बताया, सबको उसके जरूरत के हिसाब से और उसकी क्षमता के हिसाब से और सबको उसके काम के हिसाब से। अब आइए किन किन देशों में हम सोशलिज्म का एग्जाम्पल उठा सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड के बहुत मशहूर पॉलिटिकल फिलोसोफर थे CEM जोड, उन्होंने कहा था कि इस टोपी को सबने अपने अपने तरीके से पहना है। तो सबसे पहले अमेरिका में आइए। अमेरिका में सोशलिज्म नहीं है, क्लियर कट है, वो क्लियर कट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन कई चीजों में आप देखेंगे कि वहां सरकार हेल्थ के मामले में, अच्छा कई बार वहां पॉलिटिकल एजेंडा होता है, पॉलिटिकल बहस होती है और कई बार इलेक्शन का वो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि भाई स्टेट्स एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में ध्यान रखिए। अब आइए दूसरे ऐसे कंट्री जो डेवलप्ड हैं, जो अपने आप को सोशलिस्ट नहीं कहते और पूरी तरह से कैपिटलिस्ट भी नहीं कहते, वो हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब तरह के देश उसमें आते हैं। अब मैं आपको डेनमार्क है, जो आप देखिएगा वो हैप्पी जो इंडेक्स HDI जो इंडेक्स है दुनिया में, जो जितने भी अच्छे इंडेक्स हैं उसमें वो टॉपर हैं। उनके यहाँ देखिएगा हेल्थ और एजुकेशन, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक एसेंशियलिटी है, वो जबरदस्त तरीके से सरकारी मदद से चलती है, यानी वहां सोशलिज्म है, लेकिन वो पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। जिस तरह से अमेरिका अपने आप को कैपिटलिस्ट कहता है, उसी तरह से डिसइंटीग्रेशन के पहले USSR कहा करता था खुद को। आप याद कीजिए तो नतीजा क्या हुआ इसका, कि हमने देखा कि दुनिया की हर फिलॉसफी जो इतने दिनों में इंसानियत ने निकाली है, मानव सभ्यता ने निकाली, वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी तरीके से काम कर रही है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। सोशलिज्म ठीक वैसा नहीं था जो साइंटिफिक सोशलिज्म आज हम और आप देखते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म के आने से पहले बहुत सारे सोशलिज्म थे, उनको किन किन लोगों ने निकाला था ये मैं आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले आया यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन का मतलब ही होता है आदर्शवाद से प्रेरित। तो यूटोपियन सोशलिज्म में जो मैं आपको बात करूंगा वो देख लीजिए क्या है। यूटोपियन सोशलिज्म में है, इसके जो तीन बहुत मशहूर फिलोसोफर थे, ओवन, सेंट साइमन, फूरियर, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन की थ्योरी ये थी, रॉबर्ट ओवन ने कहा कि सारे मजदूर, सारे मालिकों को एक हो जाना चाहिए, उनको प्रॉफिट जो उनको मिलता है उसमें से मजदूरों को शेयर उनको डायरेक्ट नहीं देना है, जबकि कुछ ऐसे बेसिक एमिनिटीज बना देने चाहिए, कुछ फैसिलिटीज जैसे बच्चों के लिए स्कूल, हेल्थ, सड़क, बिजली, पानी सब उनको मुहैया कराना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि एक जो दयालुता की भावना, चैरिटी की भावना है वो इसमें छुपी थी, और वो इसको चैरिटी नहीं बोलते थे, वो कहते थे हमारी ड्यूटी है। लेकिन यूटोपियन में ही सेंट साइमन और फूरियर, चार्ल्स फूरियर, इनकी जो सोशलिज्म के लिए थिंकिंग थी वो अलग थी। वो क्या कहते थे कि हमें हृदय परिवर्तन करना होगा कैपिटलिस्टों का, जो धर्म कर सकता है। यहीं से ईसाई समाजवाद आया है, ठीक है, ये हो गया यूटोपियन समाजवाद, आप समझ गए। अब मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं यहां से, अब आप देख लें। दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब कि पहले हमारे समाज को डेमोक्रेटिक होना होगा, उसके बाद हमारा समाज सोशलिस्ट हो जाएगा, और उससे जो समाज यानी जो स्टेट, या स्टेट का मतलब आप समझ लीजिए सरकार है वो बनेगी, वो अपने बेस में ही, अपने मूल में ही डेमोक्रेटिक होगी। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। इसमें जो इसकी जो सबसे बड़ी पैरोकार है वो है ब्रिटिश लेबर पार्टी। तीसरे पर आते हैं फेबियन सोशलिज्म। ये एक तरह का सोशलिज्म है जो कहीं ना कहीं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में उसका सबसे बड़ा ये माना जाता है कि वो फेबियन समाजवादी थे। मतलब कि ये एक जनरल के नाम पर था जो बिलीव करता था, जो आर्मी का, एंशिएंट आर्मी में एक जनरल के नाम से मशहूर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ये बिलीव करके चलता था कि धीरे धीरे करके किसी फौज को तोड़ा जा सकता है। तो ये समाजवाद में लाया गया कि फेबिनिज्म के नाम पर, उसको जवाहरलाल उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके हम एक दिन पूरी तरह से सोशलिस्ट हो जाएंगे। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कुछ इसी तरह की चीज है, लेकिन इसके मामले में आपको बता दूं, इसके जो मेन पैरोकार हैं एडवर्ड बर्नस्टीन है। उसके जो मेन पैरोकार हैं वो कौन है? एडवर्ड बर्नस्टीन, जो लासाल के बाद, लासाल वैसे इसके
माना जाता है कि वो पहली बार उन्होंने इस फिलॉसफी की बात की थी, लेकिन रियल में इसको लाने वाले सबसे पहले जिन्होंने इसको दुनिया में फेमस किया अपनी किताब इवोल्यूशनरी सोशलिज्म से, उनका नाम था एडवर्ड बर्नस्टीन। इसके बाद आता है गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म ये जबरदस्त इसके GDH कोल बहुत मशहूर इसके फिलोसोफर हैं जो ब्रिटेन के हैं। उन्होंने कहा था कि पहले क्या हुआ कि समाज में जितने भी यूनियंस थे वो सब अलग अलग थे, इसीलिए उनके पास पावर और सत्ता नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूरे नेशनल लेवल पे जितने भी यूनियंस हैं सबको मिल जाने चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा, जब वो मिल जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, फिर एक गिल्ड चलाएगा, यानी गिल्ड ही स्टेट बन जाएगा। ये इनकी मेन थियोरी है। तो GDH कोल के बारे में अक्सर जिक्र होता है जब सोशलिज्म की बात निकलती है। और लास्ट है साइंटिफिक सोशलिज्म। इसको लाने में सबसे बड़ा हाथ है, जिसको आप कुछ हद तक कम्युनिज्म कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स जो रियल में बिल्कुल कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे। मार्क्सिस्ट की भी थ्योरी थोड़ी सी अलग है इनसे, लेकिन वो बहरहाल कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी किताब ही है, उसमें लिखा है उन्होंने। लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है कि वो कम्युनिज्म की तरफ का रास्ता था। ये बातें हो गई। अब हम जो सारी बातें बता चुके हैं, तो अब इनकी कुछ क्वालिटीज हमने बता दी थी आपको पहले ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम पर। अब हम आपको इसकी कुछ क्रिटिसिज्म बताएंगे जो दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े राइटर्स और फिलोसोफर्स ने किया है। क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले, स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। लिबरलिज्म ये मानकर चलता है कि इंडिविजुअलिटी को ही सेव करने, प्रोटेक्ट करने के लिए समाज बनाया गया है। लेकिन इसका ये कहना है कि नहीं, इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज है। कलेक्टिविटी, एक तरह की खास कलेक्टिविटी, सामूहिकीकरण पे यहां ध्यान दिया गया है। ये इसका पहला क्रिटिसिज्म। लोग कहते हैं कि इसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो कई बार इग्नोर हो जाता है, उसकी जरूरतें, उसकी आकांक्षाएं इग्नोर हो जाती हैं। दूसरा, मोर ब्यूरोक्रेटिक। तय है कि इसमें स्टेट पावरफुल होगा। तो इंडिविजुअल, स्टेट का मतलब अफसरशाही, तो तय है कि जिसमें अफसर होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, और इससे करप्शन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे हाथ में है और इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तीसरा मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लो एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल। तय है कि इंडिविजुअल को पता होता है कि उनका कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको कुछ अलग से, वो जितना भी करेंगे वही मिलेगा उनको। तो उनमें कुछ अलग या क्रिएटिविटी दिखाने की जो इंसेंटिव, जो एक मोटिव है जो उनको प्रेरित करता है, वो खत्म हो जाता है। ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। फिफ्थ में आइए, बर्डन टू द स्टेट। स्टेट पर इतने काम पड़ जाते हैं कि एक छोटे से स्कूल के एक घड़ी भी अगर लगवानी है या छोटे मरम्मत करो तो स्टेट करेगा, क्योंकि उसमें कोई करवा ही नहीं सकता है। और चूंकि अब कोई आदमी अपने मन से बिजनेस नहीं कर सकता है, तो तय है कि जो एक तरह की सेल्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। हर आदमी को स्टेट को ही रोजगार देना पड़ेगा, स्टेट ही रोजगार देगा तो काम चलेगा। रीस्टोरेशन या कह सकते हैं एक तरह का, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुरानी जो बातें थी, कई बार जो स्टेट बहुत पावरफुल, वो रिस्टोर होने लगता है कि स्टेट इतना पावरफुल हो जाता है कि फिर इंडिविजुअलिटी मिडाइवल पीरियड की तरह आ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है इसकी। रेस्ट्रिक्शन इन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन ये हिंड्रेंस लगा देता है इंडिविजुअलिटी पर। उसके बाद आता है नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। चूंकि मैंने आपको जैसा कहा कि आप कोई नया बिजनेस या कोई नई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, जो ऐसा आज स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है वो नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेट ने ऑक्यूपेशन बना दिया, आपको वही करना होगा, वरना आप नहीं करेंगे तो फिर वही फिलॉसफी नहीं चलेगी। ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। लास्ट आता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से ये सेंट्रली यानी गवर्नमेंट के हाथ में होगा। गवर्नमेंट के हाथ में होने का मतलब ये है कि इसमें कई बार इंडिविजुअल्स, जो हर आदमी की अपनी इच्छा और जरूरत होती है, वो इग्नोर हो जाएगी। यहां पर मुझे लगता है कि मैंने सोशलिज्म के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अपने फीडबैक मुझे जरूर दें और नीचे जरूर बताएं कि क्या हम कम्युनिज्म के बारे में भी यानी साम्यवाद के बारे में भी आपसे चर्चा करें। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। बने रहे हमारे साथ।